क्या आप जानते हैं कि 1853 का चार्टर एक्ट भारत में ब्रिटिश शासन को और मजबूत करने के लिए किस तरह अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में चार्टर एक्ट 1853 के, जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लास्ट चार्टर एक्ट रहा है और इसके बाद एक मॉडर्न सिविल सर्विसेज और लेजिस्लेचर रिफॉर्म लाए गए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज टॉपिक की, चार्टर एक्ट 1853। और इससे पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, इससे पहले हमने जो कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किया था। उसके बाद अमेंडिंग एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, अमेंडमेंट ऑफ, जो अमेंडिंग एक्ट इसको बोल सकते हो आप। सेकेंड, अमेंडिंग एक्ट 1781 का। और इसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। और देन इसके बाद आएगा आपका एक्ट ऑफ 1786। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में हर लेक्चर में एक एक एक्ट को एक्सप्लेन करके करवाया हुआ है। अगर आपने पिछले लेक्चर विजिट नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले लेक्चर देख के, तो आप प्लीज़ पिछले लेक्चर को विजिट कीजिए और देखिए, समझिए, तभी आपको चलते चलते कनेक्शन बनता समझ आएगा कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ये कैसे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये आप सबको तभी समझ आएगा जब आप लेक्चर्स देखोगे। तो उसके बाद हमने क्या किया था, कंपनी रूल में ही हमने चार्टर एक्ट 1793 किया था। उसके बाद हमने चार्टर एक्ट किया 1813 का। देन हमने चार्टर एक्ट किया 1833 का। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1853। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप सबको अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है। हर एस्पेक्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और कुछ पॉइंट जो होंगे जो मैं बोलूंगी आपको उसको क्या करना है, नोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पर उससे पहले आज की हमारी कोटेशन क्या है, लेट्स सी। आज की हमारी कोटेशन है, स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रेदर टू बी ऑफ अ वैल्यू। मीन कि सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है बट वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं। मीन आपको क्या करना है, रिच होना, फेमस होने पर ही ध्यान नहीं देना। इसके साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी वजह से दूसरों की लाइव्स में कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। मीन कि आपकी वजह से दूसरों की लाइफ पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आप किसी के लिए हेल्पफुल बनो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इमेजिन करें कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इमेजिन करें कि स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट एक है और दूसरा, ठीक है। पहले स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, सिर्फ पढ़ता है रैंक लाने के लिए, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, वो किसी की हेल्प नहीं करता। अगर कोई उससे हेल्प लेने आता है तो वो नहीं करता। दूसरा स्टूडेंट क्या है, वो स्टडी करता है, किसी सब्जेक्ट को अच्छे से करता है और जितना भी करता है वो दूसरों को, अगर उसके पास कोई हेल्प के लिए आता है तो उसको अच्छे से ट्रांसलेट, उसको अच्छे से समझाता है। तो कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी नॉलेज होती है, ठीक है, एजुकेशन नॉलेज है जो बांटने से बढ़ती है।
आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आप भी उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो बी काइंड टू अदर्स, ठीक है। आप दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर चाहता है कि मैं रिच हो जाऊं, ठीक है, बट वो किसी की हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है कि उसने हील करना है लोगों को हील करना है। तो ऐसे पर्सन के पास सक्सेस खुद चल के आएगी। अगर वो दूसरों के लिए अच्छा सोच रहा है तो वो उसके खुद के लिए भी अच्छी वैल्यूज होंगी, उसको भी सक्सेस मिलेगी। उसकी ऑनेस्टी देखकर लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको नेचुरली सक्सेस मिलेगी। तो आपका काम भी यही है कि आपने दूसरों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, दूसरों की हेल्प टू अदर्स। ओके, तो पढ़ें, लिखें, समझें, लोगों की हेल्प करें, यही हमारी आज की कोटेशन का मोटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, एक सेकेंड, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, आज के एक्ट को 1853 के एक्ट को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देती हूँ। ओके, बैकग्राउंड समझाऊंगी तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सेकेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है ट्रेड करने। ओके, ट्रेड करने आती है किससे, राइट लेके, राइट मीन चार्टर साइन करवा के आती है क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ जो उस टाइम ब्रिटेन की क्या थी, क्वीन थी। ओके, तो जब कंपनी इंडिया में आती है ट्रेड करने 1600 AD में आती, वो ट्रेड करने हैं, बट यहाँ की इंडिया की सिचुएशन देख के उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन करना भी स्टार्ट कर दिया। ओके, तो बाद में क्या हुआ, जब कंपनी ने देखा कि यहाँ पर जो राजा हैं वो खुद आपस में लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करना भी स्टार्ट कर दिया। ओके, ऐसे करते करते जब उनको दीवानी राइट्स मिले, ठीक है, दीवानी राइट्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जो थे वो रिच होने लगे। ओके, ऑफिसर रिच होने लगे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, डेप्ट में जाने लगी। कहाँ जाने लगी, डेप्ट मीन कर्जे में डूब गई। तो उन्होंने किससे हेल्प ली, उन्होंने हेल्प सीखी ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प ली। अब उन्होंने हेल्प ली तो उनको भी एक मेन रीज़न मिल गया, क्योंकि वो भी यही चीज़ सोच रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर गई थी बट वहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो ईस्ट इंडिया पर कंट्रोल करते करते इंडिया में अपना रूल स्टार्ट कर सकें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब कंपनी में करप्शन बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हेल्प की, तो उन्होंने पास किए एक्ट। तो वो एक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले आपका एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, ओके, 1773 का। देन एक्ट था आपका अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट कुछ नहीं है, बस इस एक्ट को अमेंड किया गया था 1781 का। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ओके। इसके बाद आपका आता है एक्ट ऑफ 1786। देन आपके आते हैं चार्टर
1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, इन एक्ट को इसलिए पास किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर पर नज़र रखी जाए और ब्रिटिश टेरिटरी जो इंडिया में है उसमें क्या किया जाए, रूल किया जाए। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से सारे लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, फिर मूव करना, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जो है आपका चार्टर एक्ट 1853। ओके, तो दिस इज अ लास्ट चार्टर एक्ट, ये आपका लास्ट चार्टर एक्ट है चार्टर एक्ट सीरीज में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1793 से 1853 में। ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है, इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्फ्लुएंस रहा है। तो जैसे आप मैप में दे सकते हैं कि बिफोर 1780 में, आप ग्रीन कलर का देखिए, 1780 में यहाँ पर कलकत्ता था। ओके, कलकत्ता, तो यहाँ पर रूल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, बंगाल में रूल किया गया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के की प्रोविजन। हमने इसके फीचर्स पढ़ने हैं कि इस एक्ट को लाया गया, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। की प्रोविजन की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है कंपनी रूल कॉन्टिन्यूड बट विदाउट टाइम लिमिट, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। तो चलिए एक एक करके एक की प्रोविजन को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपका मैप है 1857 में, कहाँ तक इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब क्या टेरिटरी एक्वायर कर ली थी उसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ओके, तो जो कलर आपका दिया हुआ है वहीं से आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका कंपनी रूल कॉन्टिन्यूड बट विदाउट टाइम लिमिट। कहते पहले क्या था कि वो क्या कर रहे थे, 20-20 साल का चार्टर एक्ट दे रहे थे। ठीक है, 20 साल आप ईस्ट इंडिया कंपनी, आप इन ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया पर रूल कर सकते हो। ओके, उसके बाद देन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंटिन्यू किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप रूल कर सकते हो, बट हम आपको कोई भी फिक्स टाइम लिमिट नहीं देंगे। ठीक है, इसका सही मतलब क्या था अगर समझा जाए तो कंपनी का रूल कभी भी खत्म कर सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो यहीं से फिर क्राउन रूल स्टार्ट होगा, क्योंकि इन्होंने कंपनी को बोला कि आप रूल कर सकते हो बट आपके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी एंड कर सकती थी कंपनी रूल को। तो आपका फर्स्ट प्रोविजन में आता है कि कंपनी रूल कंटिन्यू रखा, बट बड़ी चालाकी से ये भी बोल दिया कि हम कोई भी टाइम लिमिट नहीं देंगे। ओके, देन आपका आता है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसमें क्या किया गया, अभी टोटली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ओके, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लॉज बनाएगी, और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी और एग्जीक्यूट करेगी जो भी पॉलिसीज लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगी। देखा जाए तो आज हमारे इंडिया का भी यही कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करती है लॉ को, और जो आपकी लेजिस्लेटिव है वो क्या करती है, लॉज बनाती है। ओके, तो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ना वो 24 थे, तो कम करके 18 कर दिए गए। ओके, ये याद रखना। और जो इसमें से 6 मेंबर थे वो 6 मेंबर ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करती थी। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने नॉमिनेट कर रखे थे 6 मेंबर। ओके, तो उसके बाद आपका आता है एक्सपेंशन। सबसे पहले आप इसको देखिए कि मेन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, ठीक है,
उसकी काउंसिल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक लेजिस्लेटिव किया गया, एक एग्जीक्यूटिव किया गया। इसको आप अच्छे से समझना, ओके। तो उसके बाद क्या किया गया, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी एक्सपेंशन कर दी गई। एक्सपेंशन में क्या किया गया कि 6 मेंबर थे पहले, उसको बढ़ाकर 12 मेंबर कर दिया, ठीक है, 12 मेंबर कर दिए। तो 6 हाफ जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे और हाफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो हाफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ले लिए गए और हाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए गए। तो इसको एज अ मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है। इसको मिनी पार्लियामेंट बोलने का रीज़न क्या है, क्योंकि अभी वैसा ही प्रोसीजर होना स्टार्ट हो गया जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट यूरोप में होता था, ब्रिटेन में होता था, ठीक है। तो इसीलिए इसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया। अगर आप ओपन सर्विसेज, एक मिनट, अभी मैं आपको इस चीज़ के लिए बताती हूँ कि इन्होंने जो 12 मेंबर कर दिए थे, इन 12 मेंबर्स में कौन कौन थे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक गवर्नर जनरल था जो इंडिया का बना था, एक कमांडर इन चीफ था, 4 मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल से लिए गए, एक चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, एक रेगुलर जज था सुप्रीम कोर्ट का और 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर थे कंपनी सर्वेंट के। तो यहाँ पर आपके 12 मेंबर हो गए, ओके। उसके बाद आता है ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। अभी सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन रख दिया गया, मीन रिक्रूटमेंट होने लगी इंडियन की भी। अभी इंडियन भी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी क्या था, कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई इंडियन को। कोविनेंटेड मीन कि जो हायर रैंक थे उसमें भी अब इंडियन बैठ सकते थे, इंडियन आ सकते थे, ओके। तो अगर कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि जो सिविल सर्विसेज के लिए जो कमेटी बैठाई गई थी वो किसने सुजेस्ट की थी, मैकले, अब जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, मैकले कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी थी, तो वो था मैकले कमेटी, ओके, मैकले कमेटी, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। तो उसके बाद आपका आता है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। अभी न्यू प्रोविंसेस भी क्रिएट की गई, मीन न्यू स्टेट्स बनाई गई, जैसे सिंध और पंजाब, 2 स्टेट्स का क्या किया गया, रीन्यू किया गया, मीन इसको बनाया गया। और इसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट किया गया, ओके, अपॉइंट किया गया। तो नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन फॉर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। अभी क्या, पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, ये था सेंट्रलाइजेशन, मीन सेंट्रल था सभी गवर्नर का। अभी इन्होंने कहा कि नहीं, अभी जैसे जैसे टेरिटरी इंक्रीज होने लगी तो अब बोला गया कि बंगाल का गवर्नर अलग बनाइए, मद्रास का ऑटोमेटिक पहले ही था और बॉम्बे का भी पहले था। तो अभी जो बना वो था गवर्नर ऑफ बंगाल, एक पोस्ट और बनाई गई। ये तीनों सबॉर्डिनेट करेंगे अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ओके। तो इसका कारण क्या था बनाने का, कि वो क्या कर सके, गवर्नर ऑफ बंगाल की जो टेरिटरी थी उसको अच्छे से रेगुलेट कर सके, ओके। तो नेक्स्ट है आपका व्हाई दिस लॉ इम्पोर्टेंट। ये लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है, ओके। इसकी वजह से फुल जो आपकी सेंट्रलाइजेशन होने लग पड़ी थी, कंपनी की कमर्शियल फंक्शन बिल्कुल खत्म कर दिया गया। एक्सपेंशन लेजिस्लेटिव पावर, मीन लेजिस्लेटिव पावर को इंक्रीज किया गया। इंडिया टू फ्री ट्रेड ओपनिंग, सभी के लिए क्या किया गया, इंडिया में ट्रेड करना अलो कर दिया गया। एक इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए ये स्टेप रखा गया इनों के द्वारा, तो इसीलिए ये एक्ट इम्पोर्टेंट है। तो
अभी आप अगर समझें तो हमने क्या किया, 1600 में ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स आते हैं ट्रेड करने के लिए। 1765 में दीवानी राइट्स लेते हैं। 1770 1853 तक इन्होंने सभी एक्ट क्या कर लिए, पास कर लिए। ओके, तो अभी जो होगा वो होगा 1857 का रिवोल्ट। क्यों होगा उसके लिए बताती हूँ। क्योंकि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर ने जो भी एक्ट पास किए, जो भी चार्टर पास किए, उसमें इंडियन लोगों के लिए कुछ भी भलाई नहीं थी। इंडियन लोग इससे क्या हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो फ्रस्ट्रेट होकर आप देखेंगे कि इन्होंने अलायंस की एक पॉलिसी लाई, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेप्स की पॉलिसी लाई। ये सभी मैं आपको समझाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि 1857 का रिवोल्ट का मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवा दूं, जिससे आप इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ईजिली समझ सकते हैं। तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है। तो इसमें आप समझेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने इकोनॉमिक कॉज दिए, ठीक है। इकोनॉमिक कॉज था 1773 से लेके 1853 तक क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से इंडियन फ्रस्ट्रेट हुआ, इंडियन के लोग फ्रस्ट्रेट हुए और रिवोल्ट की तरफ बढ़े, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। तो आई होप आप सबने 1853 को भी अच्छे से समझ लिया। अगर मैं आपको क्विक रिवाइज करवाऊं तो इस एक्ट में आपका क्या किया गया, ओपन की गई सिविल सर्विसेज, ठीक है, सिविल सर्विसेज। लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक्सपेंशन की गई, ओके। और इसमें क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अलग कर दिया गया, बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया। कंपनी को बोला कि आप रूल कर सकते हो बट लिमिट नहीं देंगे हम, ओके। बट जो इन्होंने सिविल सर्विसेज की थी, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दिया था, बट जो प्रोसेस होता था वो ब्रिटेन में होता था। तो इंडियन के लोग ब्रिटेन तक कोई पहुंच पाता था। तो आप कहेंगे कि इन्होंने कर तो दिया था बट ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई नहीं थी, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम विराम देते हैं, यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताएं, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करके बताएं और शेयर ज़रूर करें अपने फेलो एस्पिरेंट से और सब्सक्राइब करें मेहरा मास्टरी क्लासेस फॉर द न्यू अपडेट। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। If you found this lecture helpful, please like, comment or share to the fellow aspirants and subscribe the Mehra Mastery classes for the next update. Thank you everyone. I'll see you in the next lecture. Bye everyone. Jai Hind.